एवरीवन। 11वीं कक्षा के लिए आज का क्लास है रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध। और जब संबंध शब्द सुनते हैं, रिलेशन शब्द सुनते हैं, तो हमारे ख्याल में बहुत ढंग के रिलेशन की बात याद आती है। जैसे माँ, पिता, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, भाई, बहन, ये सारे रिलेशन हमारे जीवन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा लाइफ रिलेशन के बीच पड़ा हुआ है, यानी रिलेशन से ही हम लोग घिरे हुए हैं। अब रिलेशन केवल दो व्यक्तियों के बीच ही नहीं हो सकता है, दो वस्तुओं के बीच हो सकता है, एक व्यक्ति और एक वस्तु के बीच हो सकता है, इस तरह से वगैरह वगैरह। अब कुछ उदाहरण देख करके हम लोग रिलेशन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण देखें, जैसे हो सकता है एग्जाम्पल 1, राम मोहन का भाई है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि राम और मोहन के बीच में एक संबंध है, वो संबंध है भाई का। तो यहां पर संबंध जो है वो दो व्यक्ति के बीच है। यह राम की किताब है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं संबंध, किताब और राम के बीच का संबंध है, यानी जो किताब है वो राम की है, तो राम और किताब के बीच का संबंध है। इसका मतलब है कि व्यक्ति और वस्तु के बीच का है। अब जैसे हो सकता है रेखा AB रेखा CD के समांतर। तो यहां पर दो रेखाओं के बीच का संबंध की चर्चा है, यानी रेखा AB और रेखा CD दोनों समांतर है, तो दो अलग अलग रेखा है और दोनों के बीच के समांतर, दोनों के बीच के संबंध की चर्चा। और वो संबंध क्या है? समांतर का है। कई चीज जैसे पढ़े होंगे आप लोग कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, क्योंकि समरूप और सर्वांशम की चर्चा आप लोग अंडर 10 तक ही कर लिए हैं। समरूप है, तो यहां पर संबंध क्या है? तो दो त्रिभुज के बीच का संबंध है। और दोनों त्रिभुज कैसा है? तो दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ये भी एक संबंध है। फिर आपने पढ़ा होगा दर्पण में F बराबर R/2, जहां पर आपने पढ़ा होगा कि ये जो स्मॉल f है वो फोकस दूरी है, कैपिटल R जो है वो वक्रता त्रिज्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो यहां पर एक रिलेशन है, यानी F बराबर R/2 या R बराबर 2 है, तो ये भी एक संबंध है। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये भी एक रिलेशन है कि अगर साइन और कोस के स्क्वायर को अगर ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसका रिजल्ट 1 आता है। तो ये भी एक संबंध बता रहा है। तो यहां हम भिन्न भिन्न उदाहरण द्वारा हमने देखा कि किन्हीं भी दो अवयवों के बीच संबंध हो सकता है। लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग दो समुच्चयों के बीच के संबंध की चर्चा करेंगे। तो अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे संबंधित जो भी वीडियो होगा आपको आसानी से मिलता जाएगा और आप उसको देख करके, उसको समझ करके चैप्टर के विभिन्न सवालों को बना सकते हैं। और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने के बाद क्या होता है कि और ज्यादा प्रोत्साहित होकर के सवाल मतलब भिन्न भिन्न कंटेंट को यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, उसको प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप लोगों को हर चीज की सुविधा, हर चीज की जानकारी मिलते रहे। तो अभी मैं जो बताऊंगा वो दो समुच्चय के बीच के संबंध की चर्चा करूंगा। यानी अगर यदि A और B दो अरिक्त समुच्चय है, क्योंकि मैंने आप लोगों को सेट थ्योरी से संबंधित क्लास में ही समुच्चय के बारे में बताया था कि अक्सर जो समुच्चयों का जो सम्मिलन या समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या उसका वो समुच्चय जो निकलता है वो अरिक्त समुच्चय का निकलता है। तो यदि A और B दो अरिक्त समुच्चय है तो उसके कार्तीय गुणन यानी A क्रॉस B के किसी भी उपसमुच्चय को A क्रॉस B का मतलब उसके अवयव को
ए से बी में एक संबंध करते हैं। तो उस परिभाषा को पहले मैं लिखता हूं, फिर उससे संबंधित एग्जाम्पल को बताता हूं, ताकि चैप्टर के सारे सवाल आपको आसानी से बन जाए। तो देखें, देखिए, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी के प्रत्येक उप समुच्चय आर को ए से बी में एक संबंध करते हैं। अब इसमें एक दो बात है जो पिछले 2-3 क्लास में बताया था, एक ए क्रॉस बी और एक उप समुच्चय के बारे में भी बताया था, सबसेट ऑफ सेट्स, और ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसके बारे में भी चर्चा किया था, कार्तीय गुणन के बारे में। तो कार्तीय गुणन के बारे में जब मैंने आप लोगों को बताया था तो एक चीज बताया था, जैसे कि मान लिया जाए कि दो चित्र है जिसमें एक ए को निरूपित कर रहा है, बी को निरूपित कर रहा है। मैंने बताया था तीर आरेख वाला और आलेख विधि द्वारा जो कार्तीय गुणन को हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लिया जाए 1 2 3 है, यहाँ पर 4 5 है, तो मैंने बताया था कि ये इसके साथ रहता है, मल्टीप्लाई इसके साथ रहता है, फिर ये इसके साथ रहता है, ये इसके साथ रहता है, ये फिर इसके साथ, फिर ये इसके साथ। इस तरह से ये तीर आरेख है, क्योंकि ये वाला उसके साथ तीर अटैच कर रहा है, ये भी इसके साथ कर रहा है। तो इस तरह से मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो ये अभी उदाहरण देने का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग कहीं भी समूह में रहते हैं, कहीं भी एक आबादी स्तर में रहते हैं, तो भिन्न भिन्न रिश्ते नातों से जुड़े रहते हैं। यानी किसी के साथ ममेरा भाई का संबंध रहता है, किसी के साथ मौसेरा भाई का रहता है, किसी के साथ चाचा का संबंध, किसी के साथ भतीजा का, किसी के साथ पिता, किसी के साथ पुत्र। तो इस तरह से बहुत सारे रिश्ते नाते के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 4 के साथ जुड़ा है तो 5 के साथ भी जुड़ा है, 2 4 के साथ जुड़ा हुआ है, 5 के साथ जुड़ा हुआ है, 3 4 के साथ जुड़ा हुआ है, 5 के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब 4 1 से 2 से 3 से, तीनों से अटैच है, 5 1 से 2 से 3 से। इस तरह से जो मतलब संबंध एक दूसरे के बीच में, सिमिलरली वही चीज चलता है यहाँ पर भी। अब जैसे ये कार्तीय गुणन है, तो हमने यहाँ परिभाषा देखा कि यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, तो निश्चित रूप से ए में 1 2 3 है तो ये अरिक्त समुच्चय है, बी में भी 4 5 है तो ये भी अरिक्त समुच्चय है। दोनों का देखिए कार्तीय गुणन किए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, यानी 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, कार्तीय गुणन हो गया। अब इसमें से कोई भी हो सकता है, इसे इसका उपसमुच्चय 1 4 भी हो सकता है, इसका उपसमुच्चय 1 4 1 5 भी हो सकता है, इसका उपसमुच्चय 1 4 1 5 2 4 भी हो सकता है। यानी इसमें से जितने भी अवयव तैयार होंगे उसमें से कोई भी अवयव उठा लेते हैं, वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय हो जाता है। तो हम इसको एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे। जैसे कि अगर यदि ए कुछ भी मान लेते हैं, बी कुछ भी मान लेते हैं, ध्यान देना है, माना 1 के अवयव हैं 1 2 3 और बी के अवयव हैं 3 4, जबकि आर दिया हुआ है, वही आर रिलेशन का पहला अक्षर आर है, इसलिए अक्सर संबंध को आर से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल आर। तो आर बराबर मान लिया जाए दिया हो 1 3 2 4 3 4, इस तरह से आर के अवयव दिए हुए हैं। तो हमें चेक करना है कि क्या आर ए से बी में एक संबंध है। तो संबंध को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा, कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन निकालते हैं, चूंकि ए क्रॉस बी बराबर, तो एक के जो अवयव है उसको लिख लेते हैं 1 2 3, फिर क्रॉस बी के जो अवयव है उसको लिख लेते हैं। अब ए क्रॉस बी बराबर, जब क्रॉस हम लोग करते हैं, जब कार्तीय गुणन निकालते हैं तो 1 से पहले 3 का ये ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त होता है, क्रमित युग्म। इसकी भी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था। अगर जो भी इसके पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के उस लिंक पर क्लिक करें, आपको पिछले वीडियो का या पिछले क्लास के सारे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे, आप आराम से समझ सकते हैं। तो 1 3, फिर 1 4, ये 2 3 2 4, सब इच बाय इच हो रहा है, 1 से 3 1 से 4, 2 से 3 2 से 4, अब 3 से 3 3 से 4, इस तरह से ए क्रॉस बी प्राप्त हुआ। अब ध्यान देने वाली बात है कि क्या ये जो आर है, तो
तो आर के प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी में है, शामिल है। तो चेक कर लेते हैं। आर बराबर ये है, तो लिख देंगे जबकि आर बराबर, तो आर का जो अवयव है लिख देते हैं 1 3 2 4 3 4, यहां पर लिख दिए। अब हमें चेक करना है कि क्या आर के प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी में है। तो 1 3 तो है, 2 4 यहां है शामिल, 3 4 है, यानी आर के प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी में है। तो जब इसके प्रत्येक अवयव इसमें है तो इसका मतलब है कि आर जो है वो ए क्रॉस बी का क्या है, उपसमुच्चय है। तो यहां लिखेंगे चूंकि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, चूंकि आर का प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी में शामिल है। तो शामिल जब है तो यहां पर परिभाषा बताए थे कि ए क्रॉस बी के प्रत्येक उपसमुच्चय आर को ए से बी में एक संबंध करते हैं। तो जब आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, इसलिए आर ए से बी में एक संबंध है। तो इन सब बातों को हमें ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी के जो भी अवयव हैं, क्या उसका उपसमुच्चय दिए गए आर हैं। अगर आर का प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी में है तो आर क्या होगा, ए से बी में संबंध होगा। अगर एक भी अवयव उसमें शामिल नहीं होगा तो वो ए से बी में संबंध नहीं होगा। अब ऐसे इस सवाल को दूसरे एग्जांपल द्वारा हम लोग समझते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए। अब इस उदाहरण को देखते हैं कि यदि a बराबर 2 3 4, यानी a के अवयव दिए हुए हैं, b के अवयव दिए हुए हैं और r के भी अवयव दिए हुए हैं, तो जांच करना है कि क्या r a से b में एक संबंध है। तो देखते हैं। चूंकि a बराबर, तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 2 3 4, b के अवयव जो हैं वो लिख लेते हैं 4 6 8, इसलिए ए क्रॉस बी करते हैं। क्योंकि अगर यदि हमें संबंध जानना है तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा, दिए गए समुच्चय का, दिए गए सेट्स का कार्तीय गुणन निकालना है। तो ए क्रॉस बी करते हैं। तो ए के जो अवयव हैं लिख देंगे 2 3 4, फिर बी के जो अवयव हैं वो लिख देंगे। दोनों का फिर ऑर्डर पेयर प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं तो उसमें जो अवयव प्राप्त होता है उसे ऑर्डर पेयर करते हैं, क्रमित युग्म। तो पहले 2 से चलेगा तो 2 4, फिर 2 से चलेगा तो 2 6, फिर 2 8 के साथ होगा तो 2 8। यहां पर देख रहे हैं कि 2 4 के साथ संबंध है, कुछ ना कुछ संबंध है, जैसे 2 4 से छोटा है, या फिर 4 2 का दुगना है, या फिर 2 4 का आधा है, कुछ ना कुछ संबंध है। तो ये 2 4 2 6 2 8, फिर 3 4 3 6 3 8। अब 4 वाला चलेगा तो 4 4 4 6 4 8। अब इसको मैन्युअल कोष्ठक में रख देते हैं। तो ये हमें प्राप्त हुआ a क्रॉस b। a क्रॉस b हमारा निकल गया। अब r का भी वैल्यू दिया हुआ है, लिखेंगे जबकि r इक्वल टू, तो r के जो अवयव हैं वो 2 4 4 8 और 8 16। तो हम लोग देखेंगे यहां पर कि r के जो अवयव हैं क्या वो सारे a क्रॉस b के भी अवयव हैं। तो r के अवयव 2 4 है, तो 2 4 यहां है a क्रॉस b में। 4 8, तो 4 8 भी है, लेकिन 8 16 r में है, लेकिन वहां पर a क्रॉस b में 8 16 नहीं है। तो जब 8 16 a क्रॉस b में नहीं है तो इसका तात्पर्य है कि r a क्रॉस b का उपसमुच्चय नहीं है, और जब उपसमुच्चय नहीं है तो r a से b में संबंध नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि 8 16 डज नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस b, यानी 8 16 a क्रॉस b का अवयव नहीं है। और जब नहीं है अवयव तो लिखेंगे कि r इज नॉट सबसेट ऑफ a क्रॉस b, यानी r a क्रॉस b का उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए r a से b में संबंध नहीं है। अगर यदि प्रत्येक अवयव मिल जाता तो संबंध होता, जो पिछले एग्जांपल में बताया था। अभी देख रहे हैं कि 8 16 नहीं मिला, तो यानी वो
अवयव नहीं है ए क्रॉस बी का, तो इसलिए आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय नहीं है, अर्थात आर ए से बी में संबंध नहीं है। अब इससे संबंधित कुछ और चीज भी हम लोग जानेंगे, तो उसे भी ध्यान से देखें आप लोग। अब इस कंसेप्ट पर हम लोग ध्यान देंगे। इसमें 3 टॉपिक है, एक प्रांत, एक परिसर, एक सप्रांत। प्रांत को डोमेन इंग्लिश में कहते हैं, परिसर को रेंज कहते हैं और सप्रांत को कोडोमेन कहते हैं। तो अभी पिछले एग्जाम्पल में, पिछले सवाल में हम लोगों ने सीखा कि ए से बी में कोई संबंध किस प्रकार प्राप्त होता है, यानी कोई आर ए से बी में संबंध है या संबंध नहीं है, इसकी चर्चा हमने पिछले एग्जाम्पल में किया। अब यहां पर देखते हैं हम लोग कंसेप्ट कि डोमेन के बारे में बताया जा रहा है, प्रांत के बारे में, कि यदि आर ए से बी में एक संबंध है तो आर के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय, यानी ऑर्डर्ड पेयर के बारे में चर्चा मैं पिछले 2-3 वीडियो से कर रहा हूं। क्रमित युग्म, तो क्रमित युग्म में जो फर्स्ट एंट्री रहता है, जो फर्स्ट कंपोनेंट रहता है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी प्रथम प्रविष्टि, प्रथम घटक या प्रथम निर्देशांक, तो उसे क्या कहते हैं, मतलब उसके समुच्चय को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। और जो सेकेंड एंट्री रहेगा ऑर्डर पेयर का, जो भी सेकेंड एंट्री रहेगा, द्वितीय प्रविष्टि, द्वितीय घटक, वो उसके पूरे समुच्चय को क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। और जो अगर यदि आर ए से बी में संबंध है तो बी के प्रत्येक अवयव को कोडोमेन कहते हैं, सप्रांत कहते हैं। अब इन तीनों महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लेंगे, ये एग्जाम्पल मान लेते हैं, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4 5 तथा आर बराबर 1 3 2 4 3 4। ये 3 चीज मान लेते हैं। ए के अवयव हैं, बी के अवयव हैं और आर के अवयव हैं। तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन में से पूछा जाए तो आर का प्रांत, परिसर एवं सप्रांत निकालें। यानी इसमें निकालना है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो जो दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। चूंकि आर के अवयव 1 3 2 4 3 4, तो आप देख रहे हैं कि आर के जितने भी अवयव हैं सब ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है, क्रमित युग्म के रूप में है। तो ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड एंट्री, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको प्रथम घटक, द्वितीय घटक, प्रथम प्रविष्टि, द्वितीय प्रविष्टि जो बोल सकते हो। तो प्रथम वाला, आगे वाला सब फर्स्ट हो गया, दूसरा जो है वो सेकंड हो गया। तो यहां पर परिभाषा में क्या है कि प्रथम घटकों का समुच्चय प्रांत कहलाता है। तो हम लोग जब यहां निकालेंगे, यहां पर डोमेन ऑफ आर, यानी आर का प्रांत, तो आर का प्रांत क्या होगा, तो जितने भी फर्स्ट एंट्री है, तो फर्स्ट एंट्री में 1 है, 2 है, 3 है, तीनों फर्स्ट एंट्री हो गया। यहां लिखा हुआ प्रथम घटकों का समुच्चय, तो अगर इसको मनोले कोष्टक में रख लेते हैं तो समुच्चय हो जाता है। तो यानी आर का डोमेन प्राप्त होगा 1 2 3। अब डोमेन निकल गया, अब रेंज निकालना है, यानी परिसर। तो रेंज ऑफ आर, तो रेंज के बारे में क्या बताए कि द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो देखते हैं द्वितीय घटक क्या है, 3 है, 4 है, 4 है, यानी 3 4 है। इसको भी मनोले कोष्टक में रख लेते हैं। तो 3 4 क्या हो गया, सेकेंड एंट्री का सेट्स हो गया। तो सेट्स ऑफ सेकेंड एंट्री यानी द्वितीय घटकों का समुच्चय, तो परिसर निकल गया। मैं फिर बता दूं कि प्रथम घटक प्रांत कहलाएगा, द्वितीय घटक का जो समुच्चय है वो परिसर कहलाएगा। और अगर यदि कोडोमेन निकालना है, कोडोमेन यानी सप्रांत, तो कोडोमेन ऑफ आर, तो क्वेश्चन में जो बी दिया रहेगा, यानी बी के सारे अवयव कोडोमेन कहलाएंगे सप्रांत। तो बी के अवयव क्या क्या हैं, तो 3 4
5। आर जो दिया रहेगा सब फर्स्ट एंट्री का समुच्चय डोमेन यानी प्रांत कहलाएगा। सेकेंड एंट्री का जो सेट्स होगा यानी समुच्चय जो होगा द्वितीय प्रविष्टि का वो परिसर कहलाएगा। और क्वेश्चन में जो बी के सारे अवयव होंगे वो कोडोमेन कहलाएंगे, सप्रांत कहलाएंगे। तो इस तरह से इन सारे कंसेप्ट के आधार पर चैप्टर से संबंधित जितने भी सवाल हैं आप बनाएं और फिर उस चैप्टर में अगला कोई भी कंसेप्ट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और आप लोग लाइक करना ना भूलें, लाइक करते जाएं प्रत्येक वीडियो को। उसके बाद मैं हर एक चैप्टर का कंसेप्ट आप लोगों को बताते जाऊंगा, प्रोवाइड कराते जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।